गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सूर्यकांत कुमार और आप देख रहे हैं आकांक्षा क्लासेस। आकांक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात कर रहा था। हम बताए थे कि मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। आपको बताए थे कि वह सभी पदार्थ जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें वेट हो, जिसमें वॉल्यूम हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हो वो मैटर कहलाता है। और बताएं कि मैटर हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक फिजिकल बेसिस पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे मतलब वो जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, क्या वो सॉलिड अवस्था में है या वो लिक्विड अवस्था में है या वो गैसियस अवस्था में है। यानी हम उसके बाहर के प्रॉपर्टी को देख के, उसके स्टेट को देख के जब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। लेकिन जब हम उसका कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं कि वो किस चीज से बना होता है, अंदर में मटेरियल क्या है उनका, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हम दोनों प्रॉपर्टीज के आधार पे बांट सकते हैं। तो हम पिछले लेक्चर पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम बता चुके थे, आप लिख भी चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम कितने भागों में बांटे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम तीन भाग में बांटे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको आज पता चलेगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में प्रॉपर डिफरेंस क्या है, कौन कौन सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके सामने एक मार्कर है, आप इसे क्या बोलिएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में से क्या बोलिएगा। आप ऑब्वियसली इसके सॉलिड बोलिएगा। क्यों? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में क्या आता है जब हम सॉलिड का नाम लेते हैं? तो आपके माइंड में हमेशा एक चीज आता होगा कि जब भी हम सॉलिड वर्ड यूज करते हैं तो कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो बहुत ठोस होगा, जिसे हम दबाएंगे तो दबेगा नहीं, नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसमें वो कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होगा उसमें, तो वो सॉलिड पदार्थ होगा। लिक्विड क्या होगा? जब ही हम आपको लिक्विड के बारे में बोलेंगे आपके माइंड में एक ही बात आएगा, लिक्विड दैट मींस जो फ्लो कर सके, जिसको अगर हम कहीं सरफेस में डाल दें वो बहने लग जाए, वाटर की तरह मूव कर सके, वो लिक्विड। गैस, जब भी हम गैस के बारे में बात करें तो आपको हमेशा एक चीज माइंड में आएगा कि गैस मतलब जो आसानी से उड़ सकता है, वो गैस। तो मतलब कि जब भी हम कोई चीज का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में उसका फिगर आ जाता है। लेकिन ठीक है, सही बात है। अब हम प्रॉपर डिफरेंस जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या सिर्फ जो उड़ता है वही गैस होगा, जो बहता है सिर्फ वही लिक्विड होगा, या उसमें वही प्रॉपर्टी है या कुछ और प्रॉपर्टीज है। इस बात पे हम बात करेंगे कि सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए। एक बात आप याद रखिए कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, वो एटम से मिलकर बना होता है। ये मार्कर भी एटम से मिलकर बना हुआ है, ये बोर्ड भी एटम से मिलकर बना हुआ है, हर पार्ट्स एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स का बात किया जाए, नॉन लिविंग थिंग्स, जब भी आपसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पूछे कि बताइए मोबाइल किस चीज का बना हुआ, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स होगा या इसमें नहीं, हम क्या बोलेंगे? ये मार्कर कोशिका से बना होता है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। हम कोशिका वर्ड, हम सेल वर्ड सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। अगर हम बात करें, बताइए डॉग किस चीज से बना हुआ है, तो आप बोलिएगा डॉग सेल से बना हुआ, कोशिका से बना हुआ। बर्ड्स किस चीज से बना हुआ है? बर्ड सेल से बना हुआ है। एलिफेंट किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ओनली वन सेल। जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से बना होता है। लेकिन ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है। जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। तीनों में से कोई भी हो, हमारा एटम से बना होगा। अब ये बात आता है कि सर एटम से बना होगा, लेकिन कितना एटम का अरेंजमेंट कैसा होगा? सॉलिड में कैसा एटम का अरेंजमेंट होगा, लिक्विड में एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, एंड गैस में एटम का क्या अरेंजमेंट होगा। आप ध्यान से इस फिगर को देखिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए सॉलिड है, और हम उसके एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, उसके एटॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है
तो इस स्ट्रक्चर में आप ये जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे ये सब एटम्स है, एटम्स है। तो आप इस एटम को देखिए, यहां के एटम्स को देखिए आप, और यहां के एटम्स को देखिए, तीनों चीज के एटम्स को देखिए। ये हमारा सॉलिड का एटम है, ये हमारा लिक्विड का एटम है, और ये हमारा गैस का एटम है। तीनों के एटम में आप डिफरेंस देखिए, आपको फिगर के अनुसार समझ में आएगा कि यहां पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है बहुत क्लोज है, बहुत सटा हुआ सारा एटम्स। एटम्स के बीच में स्पेस नहीं है, आपको कहीं स्पेस नहीं दिख रहा है। जबकि लिक्विड के एटम्स के बीच में डिफरेंस देखिए, उसके बीच में गैप देखिए, आपको गैप मिल जाएगा। लिक्विड के एटम्स के बीच में आपको गैप मिलेगा, स्पेस मिलेगा। जबकि आप गैस के एटम के बीच में स्पेस देखिए तो बहुत ज्यादा गैप मिलेगा आपको। तो क्यों उसमें ज्यादा गैप है? ज्यादा गैप से क्या उसका प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आ सकता है, कम गैप में प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है, और किसी में अगर गैप ही ना हो, किसी में अगर स्पेस ही ना हो तो उसमें क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ सकता है, इस बात पे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में पहले बात करें हम। सबसे पहले एटम का अरेंजमेंट, तो आप देखिएगा कि सबसे हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब एटम्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड, मतलब पूरा अच्छी तरीके से पैक्ड एटम किसमें आपको दिख रहा है? सॉलिड में दिख रहा है। उससे मीडियम आपको दिख रहा है लिक्विड में, और सबसे दूर दूर तक एटम फैला हुआ है वो गैस में। यानी कि देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा इस रूम का एटमॉस्फेयर है, ये रूम में वातावरण जो है, इस रूम में हवा होगा, ऑब्वियसली हवा होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, और भी कई गैस है, सब गैस होगा। एक्चुअली में ऑक्सीजन जो गैस होगा, तो हम नॉर्मली ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है। यानी मान लीजिए ये ऑक्सीजन का एक एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन का एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। ऑक्सीजन का एटम फ्रीली मूव नहीं करता, सिंगल एटम मूव नहीं करता, वो कंपाउंड के साथ एक एटम जुड़ जाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। हम ऑक्सीजन को एटम्स नहीं मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया था ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं, कभी भी सिंगल O नहीं लिखते हैं। अगर सिंगल O लिखते हैं हम तो वो एटॉमिक लेवल पे हम उसको डिनोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स लेवल पे डिनोट कर रहे हैं, O2 लिख रहे हैं। दैट मींस 2 एटम्स। जब एक एटम्स कई ग्रुप में जुड़ जाए, एक से 2 एटम्स के साथ जुड़ जाए तो एटम्स नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स कहलाता है। आप एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि मान लीजिए आप ध्यान दीजिए, अगर एक मार्कर है, एक मार्कर ही है, तो मार्कर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर पूछे हम तो आपको बोलना पड़ेगा सर एटम्स। एटम से छोटा और कुछ नहीं होता है सर, एक छोटा सा एटम्स होगा, इसका छोटा पार्ट एक एटम्स होगा सर, ठीक है। हम बोलेंगे 2 एटम को आप मिला दीजिए, यहां 2 एटम है। अब बताइए क्या दोनों को आप एटम बोलिएगा? नहीं। जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तब ये मॉलिक्यूल्स कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ना कि एटॉमिक फॉर्म में है। तो क्या होता है कि जो लिक्विड है हमारा जो गैस है, अभी हम गैस के बारे में बात कर रहे थे, ये जो गैस है तो O2, तो क्या सिर्फ एक ही O2 का पार्टिकल्स हमारे इस पर वातावरण में, हमारे रूम में? नहीं, बहुत सारे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक लेवल है, सॉरी मॉलिक्यूलर लेवल है, वो कहीं भी बिखर सकता है, उसमें क्षमता है वो किधर भी मूव कर सकता है, क्योंकि एक एटम एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत डिफरेंस है। एक मॉलिक्यूल्स वहां है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स यहां है, बीच में और भी कई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवेबल होता है, कहीं भी घूम सकता है वो। लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर सकता है, वो आपस में जुड़ा तो रहता है लेकिन कुछ डिस्टेंस में। अपने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के एक वहां तो दूसरा यहां, इस तरह नहीं हो सकता है, वो एक लिमिट डिस्टेंस में होता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप क्या किए, वाटर डाल दिए सरफेस पे, ये वाटर है, आप सरफेस पे वाटर डाल दिए, और आप जानते हैं कि वाटर में H2O से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन देखिए यहां H2, यानी हाइड्रोजन भी एटॉमिक लेवल पर हम डिनोट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन भी 2 एटम के साथ जुड़ के रहता है, यानी 2 एटम्स होता है हाइड्रोजन का, इसलिए H2 लिखते हैं, केवल H नहीं लिखते हम, H2 यानी मॉलिक्यूलर स्टेज में होता है एटम हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी गैस है, आप जितना भी गैस जानिएगा वो सारे गैस मॉलिक्यूलर स्टेज में पाया जाता है, एटॉमिक स्टेज में नहीं पाया जाता है। तो क्या हुआ, अब मान लीजिए वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा, अब वाटर का मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स यहां है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स निकल कर यहां नहीं आ सकता है, वो अपने दायरे पे ही रहेगा, वो यहां ही रहेगा, ये बीच में इतना सा ही डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं किसका मॉलिक्यूल्स निकल कर यहां चला जाए वाटर का, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन गैस का कंडीशन में एक मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकता है, कितना भी दूरी डिस्टेंस कर सकता है, लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का एक डिफरेंट डिस्टेंस होता है, वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए हम बात करेंगे अब मेन टारगेट पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। तीनों में डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप इतना याद रख लीजिए, सॉलिड में दे हैव डिफरेंट शेप। क्या होता है, सॉलिड का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सॉलिड है ये रख दिया हम इस तरह का और 5 साल बाद इसका आकार गोल हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या ये अभी इस तरह रखा हुआ है, इसको अगर हम गोल किसी मतलब मान लीजिए कि फुटबॉल के अंदर छेद करके फुटबॉल के अंदर डाल दें तो ये फुटबॉल का शेप ले लेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसका शेप कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, जो स्ट्रक्चर में है ये उसी स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, चाहे आप इसे कहीं भी रखिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप बोलिएगा सर इसको हम पीटेंगे हथौड़ा से पीटेंगे तब इसका शेप में परिवर्तन हो सकता है। आप इसको गर्म कीजिएगा तब इसके शेप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये अपने आप अपना शेप को परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप चाहिएगा तो इसका शेप को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, तो सॉलिड का दे हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। आप इसका वजन ऐसा नहीं है कि आज ये 50 ग्राम का है तो 2 दिन बाद 100 ग्राम का हो जाएगा, वजन भी तो चेंज नहीं होगा। वजन यानी कि डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम होगा। जबकि लिक्विड का क्या होगा, इनडिफिनिट शेप। लिक्विड का शेप कोई डिफरेंट नहीं होता है। आप मान लीजिए 1 गिलास वाटर है, आप मान लीजिए कि 1 गिलास वाटर है, आप वाटर ले लिए, 1 गिलास वाटर है और इसमें 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है। वाटर का भी शेप क्या है, गिलास का शेप में है वाटर, वॉल्यूम उतना ही है, 100 ml वॉल्यूम है, लेकिन वाटर का भी शेप क्या है, एक गिलास के शेप में है। लेकिन इसी वाटर को आप एक थाली में डाल दीजिए। जब इसी वाटर को थाली में डालिएगा तो एक राउंड शेप ले लेगा, सर्कुलर शेप ले लेगा, शेप तो परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या ये वाटर इस थाली में आके क्या 150 ml हो जाएगा? नहीं होगा। उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके ml में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में जरूर परिवर्तन हो गया, सॉलिड से बिल्कुल अलग। यानी कि लिक्विड में आप शेप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इनडेफिनिट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। गैस का अगर हम बात करें तो गैस में इनडेफिनिट शेप और इनडेफिनिट वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होता है। चलिए, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, लिखा हुआ है मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड पे अगर हम बात करें तो मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब आपके पास एक वर्ड आ गया IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बोलिएगा सर ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ध्यान दीजिए, इंटर मतलब होता है बीच, मॉलिक्यूलर्स मतलब मॉलिक्यूल्स, स्पेस मतलब खाली जगह। तो क्या है, मान लीजिए ये एक कोई पदार्थ है और इस पदार्थ के बीच में ये एटम्स है, ये सारे एटम्स हैं। अब 4 एटम्स को बाहर निकालिए, 4 एटम्स को, एक ये, 2, 3, 4। आपके सामने 4 एटम्स है कि ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको कई एटम्स को लेना है। सिर्फ एक एटम से मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते हैं, या एक एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर टर्म आया तो आपको मॉलिक्यूल्स का फिगर बनाना पड़ेगा। तो आप 4 एटम्स को ले लिया, दैट मींस एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, मॉलिक्यूल्स हो गया। अब बताइए जरा सा, मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को कहते हैं इंटर। इंटर मतलब बीच, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली जगह है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, यानी कि किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली स्थान है, किसी भी पदार्थ के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच के खाली स्पेस को, खाली जगह को, उस खाली स्थान को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या सॉलिड में आपको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा है?
है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है लेकिन बहुत ही कम है। अगर ऐसा होता, बोलिएगा सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, अगर सोचिए अगर एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता तो आप इसको हथौड़ा से मारते तो भी नहीं टूटता ये। क्यों? क्योंकि स्पेस है ही नहीं, दो एटम्स आपस में चिपक ही नहीं सकता, वो और सकता ही नहीं है, तो वो कॉम्प्रेस भी नहीं हो सकता, वो चिपक भी नहीं सकता, वो चपटा भी नहीं हो सकता। हम लोहे को भी पीट पीट कर पतला कर सकते, दैट मीन्स लोहे में भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है लेकिन बहुत ही कम है जरूर, आप ना नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही मिनिमम माइन्यूट मात्रा में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो आप बिल्कुल ना बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, बहुत ही कम। और क्या होता है, आप लिक्विड में देख सकते हैं कि लिक्विड में दो एटम्स के बीच में काफी डिस्टेंस है, स्पेस है, मीडियम स्पेस है। ऐसा नहीं कि एक लिक्विड का एटम्स यहां है तो दूसरा एटम्स कहीं और है 3 किलोमीटर दूर। गैस में हो सकता है ऐसा, 5 किलोमीटर दूर भी एटम्स हो सकता है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होगा, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। आप देख सकते हैं यहां पर लिक्विड में क्या है, मीडियम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, मीडियम जगह मिल जाएगा, जबकि गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस दो एटम्स के बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। आपको दो टर्म समझना है, IMS क्या है और फिर अभी समझेंगे IMFA क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा दूसरा डिफरेंस आप जान चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दैट मींस कि मॉलिक्यूल्स, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच के खाली स्थान को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और सॉलिड, जितना भी सॉलिड पार्ट्स है, जो भी सॉलिड मेटल है, उस सॉलिड मेटल में मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, जबकि लिक्विड में मीडियम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, और गैस में तो पूछिए मत कितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत हाई, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया। तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? अब बोलिएगा सर ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई मैटर है, ये सॉलिड का मैटर है और यहां दो एटम्स है, कई एटम्स है, हम दो एटम्स को ही बाहर करते हैं, ये दो एटम्स है। अब क्या है, ये दो एटम्स आपस में क्लोज है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, आप उनसे रोज मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छा प्यार है आप दोनों में। तो आप दोनों में, आप जब कभी बैठते हैं सीट पे, आप कभी बैठते हैं सीट पे, या एग्जांपल एक स्कूल का लेते हैं, एक स्कूल में एक बेंच है और एक बेंच में 5 गर्ल्स या 5 बॉयज बैठते हैं, मैक्सिमम गर्ल्स का ही बात करते हैं। 5 लड़की बैठती है, ABCDE, 5 लड़की एक बेंच में बैठी हुई है। अब क्या है, ए का फ्रेंडशिप डी के साथ है, ए जो लड़की है उसका गहरा दोस्ती डी के साथ है, और क्या है, बी और सी के साथ इसका दोस्ती नहीं है। तो क्या होता है कि बी जब भी इसके साथ सटती है या बैठने के दौरान जो बॉडी टच हो जाता है तो उसको बहुत अजीब लगता है, हट थोड़ा घस को उधर, अच्छा नहीं लगता है, तुम सट जाती हो बार बार, इस तरह का बिहेव किया जाता है। तो ये क्या है, इस तरह का बिहेव क्यों किया? क्योंकि ये दोनों में प्यार नहीं है, ये दोनों में प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है दोनों में, इसलिए दोनों दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से, सटना नहीं चाहता है, अट्रैक्शन पावर नहीं है दोनों में। हाँ, लेकिन अब टीचर क्या किया, झगड़ा हो गया ये दोनों में, मारपीट हो गया, बाल पकड़ के खींचने लगी दोनों। तो क्या हुआ, टीचर आए, इसको क्या किया, इस लड़की को, बी को उठा के डी के जगह कर दिया और डी को यहां कर दिया। अब उसका फ्रेंड आ गया, अब गला में हाथ रख के पड़ रही है, पूरा टच हो रहा है बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में प्यार है, गहरा प्यार है, इसलिए अट्रैक्शन है। अगर प्यार नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं है। सेम कंडीशन हमारे किसी भी मैटर में हो सकता है। अगर दो मैटर, अगर मैटर के अंदर जो एटम्स है, एटम्स क्लोज है, दैट मींस प्यार है, प्यार दैट मींस अट्रैक्शन पावर है, जितना ज्यादा प्यार उतना हाई अट्रैक्शन पावर। तो मतलब कि अगर एटम्स का मॉलिक्यूल्स आपस में सटा हुआ, दैट मींस दोनों में अट्रैक्शन पावर है। कितना अट्रैक्शन? कम, थोड़ा, ज्यादा, हाई, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पावर है। ये मॉलिक्यूल्स, यहां एटम्स थोड़ा दूर है, दैट मींस प्यार थोड़ा कम है। ये बहुत ऐसा प्यार है ही नहीं इसके एटम्स के बीच में। तो आप इस चीज को
एक कॉमेडी टाइप से समझने की कोशिश कीजिए कि एटम्स काफी क्लोज है, दैट मींस एट्रैक्शन पावर हाई है। एटम जितना नजदीक होगा एट्रैक्शन पावर उतना हाई होगा, एटम जितना दूर होगा एट्रैक्शन पावर उतना कम होगा। इस बात को आप अपने माइंड में डाल लीजिए। हाई एट्रैक्शन पावर दैट मींस क्लोज एटम। क्या है कि आप इस बात को शायद समझ चुके हैं कि एट्रैक्शन पावर, प्यार सबसे ज्यादा किसमें आपको देखने को मिल सकता है? प्यार किसके एटम्स में ज्यादा देखने को मिल सकता है? सॉलिड के एटम में, लिक्विड के एटम में, या गैस के एटम में? जो एटम्स ज्यादा क्लोज होगा उसी स्टेट में आपको ज्यादा प्यार देखने को मिलेगा। तो आपको सॉलिड के एटम में बहुत ज्यादा एट्रैक्शन पावर देखने को मिलेगा। तो एट्रैक्शन पावर क्या है? हाई एट्रैक्शन क्या है? एटम्स के बीच में जो एक संबंध होता है, एक जो फोर्स होता है, एट्रैक्शन पावर होता है, उसी एट्रैक्शन पावर को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एट्रैक्शन होता है उसी एट्रैक्शन को फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ गया आप लोग को? शायद आ चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात अब तक आप समझ चुके हैं कि सबसे मैक्सिमम एट्रैक्शन पावर, मैक्सिमम IMFA, ध्यान दीजिए, ये IMFA इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपको ज्यादा किस में देखने को मिलेगा? आपको ज्यादा सॉलिड में देखने को मिलेगा। हां, अगर IMF हाई है तो हमारा IMS लो हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिसमें IMS लो होता है दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। स्पेस कम होगा तभी तो प्यार बढ़ेगा। तो अगर IMS कम है तो IMF ज्यादा होगा, अगर IMF ज्यादा है तो IMS से कम होगा। किसी में IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसमें प्यार कम होगा, IMFA कम होगा, फोर्स कम होगा। बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्रावर्सी है दोनों, एंटागोनिस्टिक है दोनों। समझने की कोशिश कीजिए। तो अब तक शायद एग्जाम्पल के हम जितने एग्जाम्पल दिए होंगे आप समझ चुके होंगे सारी बातों को। अब मैं अगला टॉपिक या अगला स्टेप पे बात करूंगा। अगला हमारा डिफरेंस है या अगला हमारा पॉइंट है, एटम्स कांट माइग्रेट। सॉलिड का एटम्स माइग्रेट नहीं कर सकता। माइग्रेट दैट मीन्स ऐसा नहीं कि एटम्स निकल कर थोड़ा सा ही बाहर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। एटम्स माइग्रेट नहीं कर सकता है। हाँ, लिक्विड में एटम्स फ्लो करता है, तभी तो हम जानते हैं कोई भी लिक्विड आता माइंड में तो वो फ्लो का बात आता है कि बहता है, पानी बहती है। दैट मीन्स पानी का, वाटर का जो एटम है वो फ्लो करता है। लेकिन हमारा सॉलिड का एटम्स फ्लो नहीं करता है, कांट माइग्रेट। दे कांट माइग्रेट, ओनली वाइब्रेट। वाइब्रेट वर्ड यूज आ गया, सिर्फ वो कंपन कर सकता। आप बोलेगा सर एटम्स कंपन क्यों करेगा, वाइब्रेट क्यों करेगा सर? चुपचाप क्यों नहीं रहता? वो बैठ के हमारे तरह घर में लॉकडाउन में भी बैठे हुए हैं, तो एटम्स को वाइब्रेट करने की क्या जरूरत पड़ गया? ध्यान दीजिए, आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर आपका जो घर है वो रोड किनारे है, सड़क किनारे जस्ट है। अब सड़क, आजकल हमारे गांव पे, हमारे सड़क पे इतना जोर जोर से ट्रैक्टर चलता है कि हमारे घर में जब हम बेड पे सोए रहते तो हमारा बेड हिलने लगता है। तो सोचिए, एक सिंपल सा ट्रक जब रोड पे चलती है तो हमारे बेड को हिला देता है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि जो हमारा ये मार्कर भी एटम से बना होगा। आपको पता है कि एटम्स भी 3 चीज से मिलकर बना होता है। एटम्स के अंदर भी 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हर एटम्स के बीच में होगा, चाहे वो मेटल का एटम हो चाहे वो नॉन मेटल का एटम हो। कोई स्टूडेंट ने हमको बताया था, एक बार हमको याद है, बताया कि सर मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लेकिन नॉन मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको इलेक्ट्रॉन तो हर एटम्स में मिलेगा, चाहे वो एटम्स मेटल का हो चाहे वो एटम्स नॉन मेटल का हो। ये मार्कर क्या मेटल है? नहीं, ये नॉन मेटल है। अब आप मेटल और नॉन मेटल किसे बोलिएगा, मैं आपको अगले वीडियो या फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आपका एक चैप्टर ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो क्या है कि ये मार्कर जैसे नॉन मेटल है, तो क्या इस मार्कर के एटम्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा? होगा। हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर ये एटम्स है तो एटम्स का एक स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम्स के बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस और बाहर में होता है हमारा ऑर्बिट, ऑर्बिट। तो ये हमारा ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन।
ये है इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में पाया था एटम्स के ऑर्बिट में, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करते रहता है। तो वो जो मूव करता है उस वजह से हमारा एटम्स माइग्रेट करना चाहता है, माइग्रेट करना चाहता है उसके मूव की वजह से। लेकिन हमारा सॉलिड का एटम माइग्रेट नहीं कर पाता क्योंकि इसके बीच में खाली स्थान ही तो नहीं है। एक रूम में 100 आदमी को डाल देंगे और आपको बोलेंगे दौड़िए, तो कहां से दौड़ सकते हैं आप? नहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि वहां तो खाली जगह ही नहीं है दौड़ने का। हाँ, एक रूम है, उस रूम में 2 आदमी को लगा देंगे, 2 आदमी को रख देंगे, वो एक साइड से दौड़ेगा, ये इस साइड से दौड़ेगा, उसमें दौड़ सकता है, मूव कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। लेकिन सॉलिड का एटम्स माइग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही नहीं है तो माइग्रेट कैसे करेगा? वो वाइब्रेट कर सकता है। हम अपने स्थान पे खड़ा होकर डांस कर सकते हैं। एक रूम में 100 आदमी है, सब अपने अपने स्थान पे खड़ा होकर वाइब्रेट कर सकता है। वही कंडीशन है हमारे सॉलिड का। तो हमारे सॉलिड में क्या होता है? एटम्स का ओनली वाइब्रेशन होता है, माइग्रेशन नहीं होता है। तो एटम्स कांट माइग्रेट, ओनली वाइब्रेट। वाइब्रेट भी क्यों करता है? क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एक रोड पे जब एक ट्रक चलने से हमारा बेड हिल सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव से एटम्स क्यों नहीं हिल सकता है? जरूर यही होता होगा। एक्चुअली में क्या होता है, ये अभी मैं साइंटिस्ट तो नहीं बना हूं, उस लेवल पे कभी स्टडी नहीं किया हूं, लेकिन मेरा ओपिनियन है, जहां तक मैं समझता हूं, कि एटम जो माइग्रेट करता है, एटम जो वाइब्रेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन के मूवेबल से होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए होता है। ध्यान दीजिए। तो आप समझ चुके हैं अब तक 4 पॉइंट। इसमें क्या होगा? इसमें एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में खाली जगह है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। इसमें क्या होगा कि एटम्स माइग्रेट कर सकता है, लेकिन मीडियम। ऐसा नहीं माइग्रेट यहां से 5 किलोमीटर दूर माइग्रेट कर लेगा, नहीं, कुछ दूर तक माइग्रेट कर सकता है। तो क्या होगा? मीडियम माइग्रेट कर सकता है। और इसमें क्या हो गया? माइग्रेट बहुत दूर तक कर सकता है। एटम्स इजिली मूव, एटम्स क्या करेगा? आराम से, आसानी से वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक स्थान से दूसरे स्थान। ऑटोमेटिक एटम्स मूव कर सकता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स, गैस का मॉलिक्यूल्स आप जानते ही है। अगला हमारा है नो कंप्रेसिबिलिटी। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। दब रहा है? नहीं दब रहा, सॉलिड है, इसीलिए सॉलिड नो कंप्रेसिबिलिटी, वो दब नहीं सकता है। अब आप बोलेंगे सर लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी है क्या? यस, आप उसको लिक्विड को दबा सकते हैं। कैसे दबा सकते हैं? मान लीजिए आप एक काम कीजिए, एक प्लास्टिक का थैला लीजिए और उस प्लास्टिक के थैला में आप वाटर डाल दीजिए। ऐसे पकड़ लीजिएगा प्लास्टिक का थैला, एक प्लास्टिक का थैला है और इसमें वाटर है। आप बोलेंगे इसको दाबो, प्रेस करो। तुम इसको प्रेस करोगे, जब इसको प्रेस करोगे तो ये दबाएगा, आराम से दबाएगा। तो मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ज्यादा दबाइएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, यानी कि एक्सेस नहीं दबा सकते आप। एटम्स एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, उसका एटम स्पेस से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन बोलेंगे छोड़ दो, अब क्या करो, ये क्या करो, इसमें गैस डाल दो, अब तुम दबाओ उसको। लेकिन ऊपर थोड़ा धीरे धीरे छोड़ना। दबाने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा का पूरा दबा सकते हैं, मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। आप गैस में हाई कंप्रेसिबिलिटी देख सकते हैं, आप इतना कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है एलपीजी में, देख लीजिए आप। हम जो गैस भराने जाते हैं तो एक्चुअली में गैस जो हमारे सिलेंडर में जो गैस डाला जाता है, तो वो गैस क्या है? वो जो हम जलाते हैं, वो जो ईंधन के रूप में यूज करते हैं, वो तो गैस है। लेकिन उसको इतना प्रेस से दबाया जाता है कि वो जब अंदर जाके इतना कंप्रेसिबिलिटी मिलता है उसको कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गैस जलाया जाता है तब आप सिलेंडर को चढ़ के देखिए, हिला के देखिए, आपको लगेगा पानी डाला हुआ है, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो गैस है। हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो शायद आप लोगों को आज के लेक्चर में यह समझ में आ गया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या डिफरेंस है। अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि सॉलिड और कई टाइप के होते हैं। सिर्फ आप रबर भी एक सॉलिड है, आप रबर को तो दाब सकते हैं, उसमें कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलेगा आपको। तो रबर और ये भी सॉलिड है, तो आप वो दोनों में क्या डिफरेंस कीजिएगा? रबर कैसा सॉलिड है, ये कैसा? अभी आप बताएं कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं, लेकिन रबर को तो सर दबा सकते हैं। तब तो आपका बात फॉल्स हो गया। नहीं, हम बताएंगे कि सॉलिड भी 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड,
क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमोर्फस सॉलिड क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।